हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पीसीएल के, तो इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका प्रयोग करते हुए नामों के सेट्स को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग भाषाओं में किसका प्रयोग करते हुए नामों के सेट्स को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है, बताना है। ऑप्शन है आइडेंटिफायर्स, नेम स्पेसेस, पैकेज और डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस ये जो है प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें एक तरह के नामों के सेट्स को अलग अलग रखने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नेम स्पेसेस। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बग को तत्काल समाधान के रूप प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्या होगा, को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, बग क्या होता है? बग होता है किसी प्रोग्राम में कोई कोडिंग एरर होता है या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई कोडिंग एरर हो जाता है तो उसको बग कहते हैं। तो उसके तत्काल समाधान के रूप में दी जाने वाली त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है, बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है पैच, बग फिक्स, फिक्स या अपडेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है पैच। पैच क्या होता है? एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है जो कि किसी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बग होते हैं उनको ये फिक्स करता है, उनको मतलब दूर करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पैच। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, किसी ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बिट डेप्थ, बिट डेंसिटी, ऑडियो रिजोल्यूशन, ऑडियो डेप्थ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिट डेप्थ। तो किसी ऑडियो में जो बिट्स की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? बिट डेप्थ कहते हैं। और बिट डेप्थ जितनी ज़्यादा होती है ऑडियो की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, उतनी डिटेल्ड वॉइस होती है, ठीक है। तो बिट डेप्थ जो है ये बिट्स की संख्या को बताती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बिट डेप्थ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश सर्वर नेटवर्क में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए फाइलें स्टोर करके रखता है। तो बताना है कौन सा सर्वर नेटवर्क में सभी उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स के लिए फाइलें स्टोर करके रखता है। ऑप्शन है डेटाबेस सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर, डोमेन सर्वर या फाइल सर्वर। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर जो होता है वो नेटवर्क में जितने भी यूजर्स होते हैं उनकी फाइलों को संग्रहित करता है और इसके अलावा मैनेज करता है। तो यहाँ पे फाइल सर्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1585 को डेसिमल से हेक्साडेसिमल अंकन में परिवर्तित करिए। तो दोस्तों यहाँ पे 1585 ये जो है डेसिमल कोड में है। डेसिमल इस तरह से लिखा जाता है और हेक्साडेसिमल जो भी आएगा नंबर उसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 16 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको जो है 1585 ये डेसिमल है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1585 आप लिख लीजिए और इसको 16 से जो है डिवाइड करते जाइए। 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 से ये कितने बार जाएगा, यहाँ पे 158 को लेना पड़ेगा तो 16 नौया जाएगा, 16 नौवा 144 होता है, ठीक है। और 144 और कितना बचेगा, तो यहाँ पे जो है बचेगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 16 नौया 144 फिर से करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर से जो है 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 छक 96 और 99 में से 96 जाएगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो अब यहाँ पे जो नंबर बचा 6 लास्ट में, तो ये 16 से कम है तो अब इसको आगे नहीं डिवाइड करना है, अब यहीं से आपको लिख लेना है 6 और 3 1, ठीक है। लास्ट से शुरू करेंगे और अंत तक लिख लेंगे 6 3 1 इस तरह से। तो अब ये जो है इसका राइट आंसर हो गया। 1585 का हेक्साडेसिमल कोड क्या हो जाएगा, 631, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 631। और जैसे यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर 1 आया है, कभी कभी जो है यहाँ पे जो है 1 से 9 तक तो आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है,
कभी कभी जो है 9 से ऊपर आएगा, जैसे 10 से 15 तक आ सकते हैं। 10 से लेकर के 11, 12, 13, 14, 15 तक आएगा, तब आपको जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह नहीं लिखना है। 10 आएगा तो लिखना है ए, 11 आएगा तो बी, और 12 आएगा तो सी, इसी तरह से आगे जो है डी और ई और एफ तक आप लिखेंगे। ठीक है, 15 तक आएगा, 16 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 16 से कट जाता है, तो ए से एफ तक आपको लिखना पड़ेगा अगर 9 से ऊपर आता है तो। जैसे एक एग्जांपल हम करके देखेंगे इस तरह वाला। तो यहाँ पे जो है मैंने एक नंबर लिया 8542, इसको जो है आप 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 पंचे 80 होगा, और यहाँ पे 5 बचा 54 हो जाएगा ये। तो 16 3 48 और 48 6 54 होता है, 48 6 54, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये 62 हो जाएगा। और 16 3 48 फिर से करेंगे तो अब जो है 48 14 होता है 62, तो यहाँ पे जो है 14 रिमाइंडर लास्ट में बच गया। अब फिर से ये जो बचा है इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48, 5 बचेगा, यहाँ 53 हो जाएगा। 16 3 48 और फिर से जो है 5 बचेगा, तो 5 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, और फिर जो है 16 दूनी 32 और 1 जो है रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट से हमें लिखना है 2 लिखा हमने, फिर जो है उसके बाद क्या है 1, फिर जो है उसके बाद 5 है 215, उसके बाद क्या है 14। तो यहाँ पे लास्ट वाले को 14 जो है 14 नहीं लिखना है, 14 का कोड क्या होगा ई, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा 8542 जो डेसिमल नंबर था उसका जो है हेक्साडेसिमल कोड क्या हो जाएगा 215E। ठीक है, ये जो है इसका हेक्साडेसिमल कोड हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल का आप जो है आराम से निकाल सकते हैं हेक्साडेसिमल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई बताना है। ऑप्शन दिया गया है गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट। तो यहाँ पे जो है आप देख लीजिएगा, एक बिट जो है, एक बिट में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी डिजिट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो एक बिट में एक ही अंक होगा, या तो 0 या तो 1। और 8 बिट्स में क्या होगा, 8 बिट्स मिला करके एक बाइट बनता है। और इससे पहले आप लिख लीजिए 4 बिट मिला करके, इसमें 4 बिट का नहीं दिया गया है। 4 बिट इक्वल टू होता है एक निबल। एक निबल बराबर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 4 बिट बराबर होता है एक निबल। 8 बिट बराबर क्या होता है एक बाइट। और 1024 बाइट्स जो हैं ये 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं, वो 1 KB के बराबर। 1024 KB जो है 1 मेगाबाइट के बराबर होते हैं, 1 MB के बराबर। इसी तरह से आगे जो है GB, TB और फिर जो है PB यानी पेट्टाबाइट, और फिर जो है एक्साबाइट और जेट्टाबाइट है, फिर योट्टाबाइट है, और फिर जो है उससे बड़ी यूनिट है ब्रोंटोबाइट, और फिर सबसे बड़ी है जियोबाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे जो भी है यूनिट वो पिछले वाले से 1024 गुना है, तो इसको आप लाइन से याद कर लीजिए। जो है KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB ऐसे याद कर लेंगे, या फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योट्टाबाइट, यहाँ तक याद कर लीजिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेटाबाइट है ये, और उसके ऊपर है एक्साबाइट, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हो जाएगा एक्साबाइट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी टेराबाइट ये भी आपका जो है यहाँ पे इससे नीचे है, और गीगाबाइट जो है ये भी इससे नीचे है। गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, फिर जो है सबसे ऊपर इसमें एक्साबाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एक्साबाइट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर अत्यंत उपयोगी सूचनाएं और पैटर्न्स प्रकट कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो अत्यंत बड़े डेटा सेट होते हैं जिनका विश्लेषण करने के बाद अत्यंत उपयोगी सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स जो है आ सकते हैं, तो उन बड़े डेटा को क्या कहा जाता है। तो उनको कहते हैं विशाल डेटा या बिग डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग डेटा उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कच्चा डेटा यानी रॉ डेटा क्या होता है, तो रॉ डेटा जो है रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुई है, बाद में प्रोसेस होगी तो जो है आपको एक पक्की इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
तो उसको कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, तो ये जो है कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा डेटा हो, लेकिन जो बिग डेटा होगा वो एक विशाल डेटा होगा, उसकी जब प्रोसेसिंग होगी तो जो है आपको इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है या पैटर्न्स है वो आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विशाल डेटा या बिग डेटा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी डेटाबेस में एक टपल के लिए दूसरा नाम क्या है? तो किसी डेटाबेस में एक टपल जो है किसको कहते हैं? तो दोस्तों टपल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय रहता है, यहाँ पे एम्प्लॉइयों का नाम हो गया एम्प्लॉय नेम, और उसका जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर उसकी जो है यहाँ पे एड्रेस हो गया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कॉलम दिए गए हैं। फिर जो है मान लीजिए उसकी सैलरी यहाँ पे दी गई है। तो अब जो है एम्प्लॉय नेम पहले वाले का जो है कुछ नाम है ए है, और उसकी सारी डिटेल्स हैं ऐसे, यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ पे उसका एड्रेस हो गया, यहाँ पे उसकी सैलरी। फिर दूसरा एम्प्लॉय मान लीजिए बी है, फिर उसकी डिटेल्स हैं। फिर तीसरा एम्प्लॉय सी है, ठीक है, तीसरा एम्प्लॉय सी हो गया तो उसकी डिटेल्स है। तो यहाँ पे जो एक एक जो रो है उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं? टपल। तो मतलब एक रो में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा है, उसको टपल कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक टपल को हम एक रो भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रो। ठीक है, यहाँ पे रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? तो दोस्तों MS वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर है वो कितने पे सेट रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% पर रहता है। 100% पर रहता है। फिर आप उसे अपनी ज़रूरत के अनुसार कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर पूछ लिया जाए मिनिमम कितना तक रहता है, तो मिनिमम जो है 10% तक रहता है, और मैक्सिमम इसको आप जो है 500% तक कर सकते हैं MS वर्ड में। बाकी पावर पॉइंट में जो है मैक्सिमम 400% तक कर सकते हैं, और एक्सेल में भी मैक्सिमम 400% तक कर सकते हैं, और मिनिमम जो है तीनों में 10% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। और डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, तो 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए एक जो है ये कंप्यूटर है सेंड करने वाला, सेंडर, और एक जो है दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे है रेसिपेंट कंप्यूटर, यानी प्राप्तकर्ता, रेसिपेंट कंप्यूटर। तो ये मान लीजिए कोई डेटा अगर भेजेगा इस कंप्यूटर को, कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए जो है प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको IP के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, प्रोटोकॉल मतलब कि नियमों का जो है एक सेट होता है, तो उसी प्रोटोकॉल के थ्रू जो है डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है IP के थ्रू, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। और TCP जो है क्या करता है? तो TCP जो है ये भी जो है IP के साथ मिलकर के काम करता है डेटा ट्रांसफ़र करवाने में। ठीक है, तो यहाँ पे TCP का पहले फुल फॉर्म जान लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये भी जो है IP के साथ मिलकर के डाटा ट्रांसफ़र में काम करता है, हेल्प करता है। और ये जो रिसिपेंट कंप्यूटर है, जैसे ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में IP के थ्रू भेजा गया जो भी डेटा इस कंप्यूटर के पास, रेसिपेंट कंप्यूटर के पास, तो ये जो है उसी क्रम में, जिस क्रम में भेजा गया था उसी क्रम में अरेंज करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया कि प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित, यानी कि दोबारा से अरेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TCP। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, TCP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए फेसबुक, इंस्टाग्राम, पेटीएम और ट्विटर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप बताएंगे। पेटीएम जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी सभी जो है क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पेटीएम क्या है? तो ये जो है एक पेमेंट ऐप है। ठीक है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाते हैं।
और इनका जो है ऑप्शन याद रख लीजिएगा कब जो है लॉन्च हुए थे। जैसे कि बात करते हैं इसके अलावा लिंक्डइन, ये भी जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती थी, तो ये जो है लॉन्च हुई थी 2002 में। और फेसबुक की बात करें, फेसबुक जो है कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2004 में लॉन्च हुआ था। और फिर जो है यूट्यूब की बात करिए तो यूट्यूब जो है 2005 में लॉन्च हुआ था। ट्विटर की बात करेंगे तो ट्विटर जो है ये 2006 में लॉन्च हुआ था। और फिर टम्बलर की बात करते हैं, टम्बलर जो है 2007 में लॉन्च हुआ था। और उसके बाद जो है इंस्टाग्राम का याद रखेंगे, इंस्टाग्राम जो है 2010 में लॉन्च हुआ था। और पिंटरेस्ट जो है ये भी 2010 में लॉन्च हुआ था। तो इनका जो है सभी का आप ईयर याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन रैम की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों रैम की बात करते हैं, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। प्राइमरी मेमोरी में आपकी 3 तरह की मेमोरी होती है। एक होती है रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और ये जो है एक स्थायी मेमोरी होती है जिसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल, यानी कि अगर मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, लाइट चली गई तो इसका जो डेटा है वो रिमूव नहीं होता है, हटता नहीं है। और फिर जो है दूसरी है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है अस्थायी होती है, इसका डेटा अगर लाइट चली गई तो लाइट जाने के बाद इसका डेटा जो है उड़ जाता है। और इसके अलावा जो है कैश मेमोरी होती है। तो ये 3 जो है प्राइमरी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए गूगल या यूट्यूब पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एक ही 2 लेटर आप टाइप करते हैं तो वो सजेशन आपको देने लगता है, तो उसमें से आप चूज कर लेते हैं कि क्या आपको सर्च करना था। तो उसको कैसे पता रहता है कि आप ये चीज़ सर्च करना चाह रहे थे, तो वो जो है कैश मेमोरी में आपकी जो पिछला आपने सर्च किया था तो वो सब जो है कैश मेमोरी में आपके सेव रहता है, तो उसके आधार पर वो सजेशन देता है आपको। ठीक है, तो ये हो जाती है कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, ये जो है सबसे तेज होती है। तो यहाँ पे रैम की विशेषता नहीं है बताना है, तो रैम भी जो है रैम मेमोरी ये भी तेज होती है रोम की अपेक्षा। और ये जो है महंगी भी होती है। उच्च बिजली खपत, तो इसमें जो है बिजली खपत भी ज़्यादा होती है। और इसमें दिया गया है छोटा, तो रैम मेमोरी जो है छोटी नहीं होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रैम मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो रैम मेमोरी जो है ये 2 तरह की होती है। एक होती है डायनेमिक जो होती है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको जो है रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। और जो स्टैटिक मेमोरी होती है दूसरी, स्टैटिक, तो इसको जो है रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं ये रैम है और ये जो है मदर बोर्ड में ये स्लॉट है, तो इसमें जो है ये लग जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं नॉर्टन, मैकेफी, कोबोल और कैस्परस्की। तो यहाँ पे जो है नॉर्टन ये जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, मैकेफी भी होता है और कैस्परस्की भी होता है। और इसके अलावा कुछ और एंटीवायरस के नाम आप याद रखेंगे, जैसे कि एवास्ट का जो है आपने नाम सुना होगा, एंटीवायरस होता है एवास्ट का। एक होता है AHN.lab का एंटीवायरस होता है। एक जो है K7 टोटल सिक्योरिटी का नाम सुना होगा, K7 टोटल सिक्योरिटी हो जाता है। और इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो है आता है डिफेंडर करके, माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर करके आता है, वो भी जो है एंटीवायरस हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बुलगार्ड एक होता है, ये भी जो है एक एंटीवायरस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कोबोल की बात करते हैं, तो कोबोल जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जो है क्या है, एक लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म जो है पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों प्रिंटर की बात करते हैं, प्रिंटर के प्रकार की, तो 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं मेनली। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इसका जो हेड होता है प्रिंटिंग करने वाला, वो जो है पेपर के साथ टच होता है, तो उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें जो हेड होता है प्रिंटर का, वो पेपर के साथ टच नहीं होता। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है दो प्रिंटर आप याद रखिएगा, एक जो है, एक होता है करेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। तो करेक्टर प्रिंटर जो होता है, इसमें जो है एक एक करेक्टर, करेक्टर मतलब अक्षर, एक एक लेटर जो है टाइप किया जाता है। तो इसमें जो है आपका आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो है ये करेक्टर प्रिंटर का प्रकार है। और डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी करेक्टर प्रिंटर का प्रकार हो जाएगा। और लाइन प्रिंटर में आपका ड्रम प्रिंटर्स जो होते हैं और चेन प्रिंटर्स जो होता है और बैंड प्रिंटर्स जो होते हैं, ये लाइन प्रिंटर्स में जो एक लाइन को प्रिंट करते हैं पूरी पूरी। और फिर बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो इसमें जो है इंक जेट प्रिंटर होते हैं और इसके अलावा लेज़र प्रिंटर होते हैं और थर्मल प्रिंटर होते हैं। तो 3 तरह के इसमें जो है प्रिंटर हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो है कुछ प्रिंटर्स होते हैं, जैसे एलईडी प्रिंटर्स, फोटो इंकजेट प्रिंटर्स, और जो है मल्टी फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर्स और 3D प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ये सब जो है, ये सब भी प्रिंटर के प्रकार हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है प्रिंटर का प्रकार बताना है, तो ड्रम प्रिंटर हो जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर हो जाता है, लेजर प्रिंटर भी होता है, लेकिन स्विच प्रिंटर जैसा कोई प्रिंटर नहीं होता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग नहीं है। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें रेलवे में कौन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अनुप्रयोग नहीं है बताना है। तो ई टिकटिंग, ई टिकटिंग जो है ये हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक जो है अनुप्रयोग हो जाएगा। एसएमएस गेटवे भी हो जाएगा। और यहाँ पे राष्ट्रीय ट्रेन जांच प्रणाली, जिसको नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे बुलेट ट्रेन जो है इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बुलेट ट्रेन। ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है पार्ट नहीं होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का एक उदाहरण नहीं है। तो डीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसमें से बताना है कौन जो है डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। तो एसक्यूएल सर्वर ये भी होता है, और माई एसक्यूएल ये भी होता है, और यहाँ पे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी जो है डीबीएमएस का एक उदाहरण होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये जो है डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। ये क्या है, तो ये एक जो है ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है गो टू मीटिंग, तो ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है। और सिस्को वेबएक्स ये भी यूज होता है, स्काइप भी यूज होता है। अज्योर जो है ये नहीं होता है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, इसकी ये स्पेलिंग होती है, अजूर बोलते हैं या अज्योर बोलते हैं कई लोग। ठीक है, तो ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। ये क्या है, तो ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जो है, इसके अलावा जूम का आपने नाम सुना होगा, जूम जो है काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा वेयर बाई एक होता है, वेयर बाई, ये भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हो जाता है। और इसके अलावा याद रखेंगे एक जो है जिट्सी मीट, जिट्सी मीट जो है, तो ये कुछ मेन है, गो टू मीटिंग, सिस्को वेबएक्स, स्काइप, जूम, वेयर बाई और जिट्सी मीट, ये सब जो है इनको आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ये पहले यूज हुआ करती थी, तो अब तो ये ज़्यादा यूज होती नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसके जो है कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ये फ्लॉपी डिस्क है, तो इसमें आपका पेपर रिंग होता है, हाउसिंग होता है, हब होता है, जो कि ये मैग्नेटिक डिस्क है ये वाली, तो बीच में जो है ये क्या होता है, हब होता है। ये शटर इसमें होता है, स्प्रिंग होती है, और पेपर रिंग मैंने आपको बताया, और प्लास्टिक फ्लैप हो जाएगा ये जो है ये, और राइट प्रोटेक्ट टैब होता है इसमें एक। तो इसमें क्या नहीं होता है, पेपर रिंग भी होता है, मैग्नेटिक डिस्क भी होता है, शटर भी होता है, एक्चुएटर इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे।
और फ्लॉपी डिस्क जो है दो साइज़ की मेनली आती हैं, एक जो है 3.5 इंच की होती है, 3.5 इंच की होती है। और इसकी जो मेमोरी होती है, इसकी मेमोरी कितनी होती है तो इसका याद रखेंगे 1.44 MB जो है इसकी कैपेसिटी होती है, 1.44 MB। और एक जो है 5.25 इंच की होती है, 5.25 इंच, तो इसकी मेमोरी होती है 1.2 MB। ठीक है, तो जो बड़ी वाली है उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है और जो छोटी वाली है उसकी ज़्यादा होती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी में लूप का एक प्रकार नहीं है? तो सी क्या है? सी जो है एक लैंग्वेज होती है, एक जो है मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है, मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है सी। इसी तरह C++ होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उच्च स्तरीय भाषा। तो सी में जो है लूप का प्रकार नहीं है, तो ये तो लैंग्वेज हो जाती है। तो लूप क्या होता है? तो लूप जो है किसी प्रोग्रामिंग में किसी कोड को बार बार दोहराने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई कोड है उसको बार बार आपको रिपीट करवाना है तो उसके लिए लूप का प्रयोग करते हैं। तो सी में जो है कई तरह के लूप होते हैं, तो उसमें से आपका जो है एक हो जाता है डू वाइल लूप, इसके अलावा फॉर लूप होता है, उसमें वाइल लूप होता है, लेकिन इफ़ इल्स लूप नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इफ़ इल्स लूप। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह प्रारूप यानी कि आर्काइव फॉर्मेट नहीं है? तो आर्काइव फॉर्मेट क्या होता है कि मतलब कई तरह की कई फाइलें होती हैं, कई फाइलों का समूह, उनको एक ही फोल्डर के अंदर जो है जिप करके सेंड कर दिया जाता है। तो ये जो है इसमें टार भी हो जाता है। जिप फोल्डर का आपने नाम सुना होगा, कई फाइल जो है एक जिप फोल्डर के अंदर करके सेंड कर दी जाती हैं। और इसके अलावा RAR भी होता है। तो ये तीनों जो है ये आर्काइव फॉर्मेट हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, XLSX ये जो है ये MS एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल नेम होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आर्काइव फॉर्मेट नहीं होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल में डोनट चार्ट किसके समान होता है? तो MS एक्सेल में डोनट चार्ट जो है, डोनट चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्सेल की एक फाइल यहाँ पे मैंने खोला, तो इसमें हम जाएंगे किसमें, इसमें जाएंगे इंसर्ट के ऑप्शन में। एक मिनट, इंसर्ट के ऑप्शन में गए तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो है कॉलम चार्ट है, यहाँ पे ये जो है लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट आप देखेंगे गोल गोल है, ये बार चार्ट है इस तरह से, और ये जो है एरिया चार्ट है जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, और ये जो है स्कैटर चार्ट है, इस तरह का होता है। और अदर चार्ट, ये जो है अदर चार्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है डोनट चार्ट है। ठीक है, तो इस तरह के जो है कॉल करके आ रहे हैं डोनट चार्ट। तो ये भी पाई चार्ट की तरह गोल गोल से है। तो यहाँ पे जो है इसको अब बंद करते हैं। अब जो है चलते हैं हम, एक्सेल में डोनट चार्ट किसके समान है? तो ये पाई चार्ट के समान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पाई चार्ट के समान होता है, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, एक्सेल में टाइम फंक्शन के लिए पूर्ण वाक्य विन्यास यानी कंप्लीट सिंटैक्स क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइम, फिर ब्रैकेट जो है इस तरह से, फिर आवर, कॉमा मिनट, कॉमा सेकेंड। तो मान लीजिए एक्सेल की कोई सेल है, ठीक है, उसमें आपको टाइम आपको एंटर करना है। उस सेल में टाइम आप चाहते हैं कि शो हो, जो भी आपने टाइम मतलब शो करवाना है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे उस सेल के लिए, इक्वल टू। ठीक है, और फिर जो है आप टाइम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट, और फिर जो है मान लीजिए 10 बज रहा है तो 10, और फिर जो है कॉमा देंगे, और फिर मिनट जो भी मान लीजिए 10:15 है, और फिर सेकंड आप जो है मान लीजिए 50 सेकंड दे देते हैं। तो इस तरह से आप लिख करके एंटर करेंगे तो वहाँ पे उस सेल में वो टाइम जो है शो करेगा, और जैसा फॉर्मेट आपने चूज कर रखा होगा उस तरह से शो करेगा। मान लीजिए इस तरह आपने कर रखा है 9:15 AM आपने शो कर रखा है, तो इस तरह जो है वो शो करेगा। मतलब जैसा भी आपने फॉर्मेट चूज कर रखा होगा उस तरह जो है वो शो करेगा। लेकिन आपको जो फंक्शन है वो इसी तरह से, इसी फॉर्मेट में आपको इंटर करना पड़ेगा, टाइम और मिनट, सॉरी आवर और मिनट, सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मेट वहाँ पे मतलब पूरा कंप्लीट सिंटेक्स इस तरह से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विंडोज 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है? तो विंडोज 10 जो है उसमें जो ब्राउज़र है उसका नाम क्या है बताना है। तो विंडोज 10 में जो ब्राउज़र है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है,
माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, एज की फुल फॉर्म ये होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये विंडोज़ 10 में ब्राउज़र होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सी में स्टेटमेंट्स को किसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो सी जो लैंग्वेज होती है उसमें स्टेटमेंट कोई है उसको समाप्त करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो है आप सेमी कॉलन कमांड देंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सेमी कॉलन जो इस तरह से होता है, ठीक। तो सेमी कॉलन से जो है आप स्टेटमेंट्स को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था। तो विंडोज़ का जो पहला संस्करण है विंडोज़ 1, ये जो है लॉन्च किया गया था 1985 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1985। और यहाँ पे जो है कुछ जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कुछ संस्करण हैं जो फेमस एडिशन है उनका ईयर दिया गया है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 ये 1995 में लॉन्च हुआ था, 98 जो है 1998 में लॉन्च हुआ था, 2000 ये जो है विंडोज़ 2000 में लॉन्च हुआ था, और एक्सपी विंडोज़ एक्सपी जो है ये 2001 में लॉन्च हुआ था। विंडोज़ विस्ता जो है 2006 में लॉन्च हुआ था। विंडोज़ 7 जो है ये लॉन्च हुआ था 2009 में। और विंडोज़ 8 की बात करते हैं तो विंडोज़ 8 जो है 2012 में लॉन्च हुआ था। और विंडोज़ 10 जो है लॉन्च हुआ था 2015 में। तो इनको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।